अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर पे सब पे किया और सवाल और एग्जाम्पल भी हो गए थे, राइट। अब यहां से एक नया मोड आता है, और जो मोड है वो कैसे आता है उसे समझिएगा। अपनी अमोनिया की फैक्ट्री हुआ करती थी और अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बनाया करते थे, बोलो हाँ या ना। और अमोनिया की फैक्ट्री में हम रोज 100 किलो अमोनिया बनाते थे, बेचते थे, पैसे कमाते थे, जीवन बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन डिमांड आ गई 200 की, यस और नो। अब सवाल यह था कि 100 का 200 करे तो करे कैसे। ये कुछ ऐसा सवाल था कि हमें अपने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाना था, और अगर हमें गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाना है तो हमें समझना पड़ेगा कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है। ये कुछ ऐसा था कि अगर हमें किसी मर्ज का इलाज ढूंढना है तो हमें मर्ज का इलाज ढूंढने के लिए यह समझना पड़ेगा कि उस मर्ज का कारण क्या है। जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक आप उसका इलाज नहीं ढूंढ पाओगे, अगर ढूंढोगे तो दोबारा वो फिर से लौट के आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब हमारे सामने समस्या यही था कि साहब हम अगर उस रफ्तार को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे, कैसे हम रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएं। ये कुछ ऐसा था कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी है तो बताओ ड्राइवर के बदलने से काम चलेगा, बताओ गाड़ी के बदलने से काम चलेगा, या बताओ हमें इंजन पे काम करना होगा। अगर मारुति सुजुकी में भी बीएमडब्ल्यू का इंजन लग जाए तो शायद उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना। सारा खेल आउटर बॉडी का नहीं है, सारा खेल है इंजन का। इन द सेम वे अगर आप समझना चाहते हैं कि रिएक्शन की हम रफ्तार बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाएं तो आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन होती है कैसे। आज से कई साल पहले मार्केट में एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था कॉलिजन थ्योरी। क्या नाम था? कॉलिजन थ्योरी ने दुनिया को यह समझाया, यह बताया कि आखिर रिएक्शन होती कैसे है। और जैसे इंसान ये समझने लगा कि रिएक्शन होती कैसे है, वो ये भी समझ गया कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाए कैसे, और रिएक्शन की रफ्तार को। तो मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक नई थ्योरी को जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग कॉलिजन थ्योरी। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो देखो सवालों का आना जरूरी है। जब तक सवाल नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जब तक सवाल नहीं आएंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा हम जा कहां रहे हैं। ये वही वाली बात है कि आप कहोगे हम किस गली जा रहे हैं। तो पहले समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं। सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं? कॉलिजन थ्योरी। सर हमें कॉलिजन थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सर ये समझाना चाहते हैं आखिर रिएक्शन होती कैसे है। जब तक ये नहीं समझोगे कि रिएक्शन होती कैसे है तब तक रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाओगे कैसे, हाँ या ना। प्यारे बच्चों, जब मैं आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ा रहा हूंगा तो साथ में हमारी एक थ्योरी चल रही होगी जिसका नाम होगा सिलेक्शन थ्योरी। क्या नाम होगा? याद रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये बातें नहीं, ये मैं जो एक एक शब्द कहता हूं वो सोचे समझे शब्द हैं। मैं सिलेक्शन थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेक्शन लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं कॉलिजन थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं कॉलिजन लॉ। जो लॉ होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कहानी शुरू करने के पहले, मार्केट में केवल कॉलिजन थ्योरी नहीं है, कॉलिजन थ्योरी हमारे सिलेबस में और भी ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं जो मार्केट में आ चुकी है। और भी ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं जो मार्केट में, केवल कॉलिजन थ्योरी नहीं है। इज दिस क्लियर? लेकिन हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? कॉलिजन थ्योरी। इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, इसके भी अपने दायरे हैं, इसकी भी अपनी कहीं ना कहीं बंदिशें हैं। हेलो। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा दायरा कहां रखते हैं? अपने सिलेबस के अंदर। चलेगा? जब जितना सिलेबस है उतना ही अपने को समझना है और उतने में ही अपने को खेलना है। कॉलिजन थ्योरी क्या है, क्यों है, क्या समझाती है? जैसा कि नाम बता रहा है, कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कॉलिजन होना पड़ेगा। कॉलिजन होना, ये कुछ ऐसा है कि हमारी सिलेक्शन थ्योरी कहती है सिलेक्शन कैसे हो, तो कॉलिजन थ्योरी कहती है रिएक्शन, दोनों को रिलेट करना। और सिलेक्शन थ्योरी कहती है सिलेक्शन। सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन, तो बोलो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चे ने साल भर 18 घंटे पढ़े रोज। कितने घंटे? और बहुत अच्छा मेहनती बच्चा, भयंकर मेहनती बच्चा, उसके 700 नंबर आते थे, 720 में, कभी 705। लेकिन अंत में वो नीट का पेपर देने नहीं गया। तो बताओ वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब फिर से मैं आपसे पूछता हूं, सिलेक्शन थ्योरी कहती है सिलेक्शन कैसे हो, बताओ सिलेक्शन होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? नीट का पेपर देना। नीट का पेपर नहीं दोगे तो डॉक्टर नहीं बनोगे, गारंटी है। कितना भी पढ़ लो, नीट का पेपर नहीं दोगे तो डॉक्टर, लेकिन नीट का पेपर दोगे तो डॉक्टर बन ही जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं दोगे तो नहीं बनोगे, 100% गारंटी है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर दुनिया में किसी भी रिएक्शन को होना है तो मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड होना, टक्कर होना। उसने कहा कि जब तक टक्कर नहीं होगा, जब तक कोलिजन नहीं होगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, तब तक प्रोडक्ट बनने वाला। ये कुछ ऐसा था कि जब तक एनटीए नीट का पेपर नहीं दोगे तब तक डॉक्टर बनने वाले
उसने कहा रिएक्शन होने के लिए टक्कर का होना जरूरी है, टक्कर नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हर टक्कर से रिएक्शन होगी कोई जरूरी। कोलिजन थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। क्या नाम था? मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हर थ्योरी का पोस्टुलेट होता है। जब तक हम उन पोस्टुलेट्स पे बातें नहीं करेंगे, जब तक हम उन पोस्टुलेट्स पे बातें नहीं करेंगे, तब तक हम समझेंगे नहीं थ्योरी किस दायरे में रह के बात कर रही। इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन थ्योरी है वो केवल उन्हीं बच्चों पे लागू होगी जो पीसीबी पढ़ते हैं। यह अजम्पशन ही तो है। अब एक कॉमर्स का बच्चा आ जाए, सर मैंने आपकी सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी, मेरा सिलेक्शन लाला तेरे लिए नहीं थी। अरे हाँ या ना? इन द सेम वे जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कोलिजन थ्योरी अप्लाई कहां होगी, ये कोलिजन थ्योरी का दायरा कहां है। अगर कोई बच्चा गलती से बैठ गया, पहली बार बैठ गया, जाना चाहे तो जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार दिख रहे हैं। इफ समथिंग लाइक दिस, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, आनंद के लिए आए हैं तो नहीं बेटा चले जाइए, यहाँ पढ़ाई होती है, आनंद नहीं है, चलेगा। अगर ऐसा है तो जा सकते हैं। हाँ अगर हाँ ऐसा नहीं है तो फिर सुनिए, आनंद लीजिए, पहले कभी नहीं पढ़ा तो भी पढ़ सकते हैं, कहानी में घुसिए, ठीक है। हेलो। तो कहानी ये चल रही थी कि हमारे पास एक सिलेक्शन थ्योरी है और सिलेक्शन थ्योरी का अपने कुछ अजम्पशन है। क्या है? क्या है? और जब तक वो अजम्पशन नहीं समझोगे तो समझोगे नहीं किसके लिए है किसके लिए नहीं है। तो सिलेक्शन थ्योरी का पहला अजम्पशन है बच्चे को पीसीबी पढ़ा होना। सिलेक्शन थ्योरी का दूसरा अजम्पशन है, पोस्टुलेट है, कि जो भी बच्चा सिलेक्शन थ्योरी से सिलेक्शन चाहता है उसको रोज 18 घंटे पढ़ने हैं। कितने घंटे? न दिवाली, न दशहरा, न होली, न ईद, न संडे, न मंडे, रोज कितने घंटे? ये टूटा तो फिर सिलेक्शन थ्योरी काम करने वाली। हमने अजम्पशन ही इतने गंदे रखे। हेलो। इसे कहते हैं आइडियलिस्टिक, है ना, आदर्श वाली बातें। ऐसे अजम्पशन रखे, ऐसी बातों को माना कि उसको पूरा करोगे अपने आप होगा। हाँ या ना? जैसे कई बार लोग बातें भी करेंगे ऐसी आदर्श आदर्श वाली बातें, लेकिन उन आदर्श बातों का इतना हाई पैरामीटर होगा उसे फॉलो करना आसान। तभी तो कहते हैं एक होता प्रैक्टिकल, एक होता आइडियल। हाँ या ना? हमारी सिलेक्शन थ्योरी कहती है कि बच्चे को रोज 18 घंटे पढ़ना। इन द सेम वे हमारी कॉलिजन थ्योरी कहती है कि दुनिया में किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कॉलिजन होना। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी रिएक्शन टू अकर, for any reaction to occur, there must be collision. There must be collision between molecules. For any reaction to occur, there must be collision between molecules. नंबर टू, ये थ्योरी को जब बनाने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने आधार माना एक दूसरी थ्योरी को जिसका नाम था केटीजी थ्योरी। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन केटीजी थ्योरी। जिन्होंने केटीजी थ्योरी लिख लिया वो लिख ले, केटीजी थ्योरी पर बेस्ड है, केटीजी थ्योरी पर बेस्ड है। अपने हिसाब से नोट्स लिखें, छठवीं सतवीं बच्चों के जैसे नहीं कि जो बोला जाए वही लिखें। नोट्स का मतलब है वो कंटेंट, वो चीजें आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला इट इज बेस्ड ऑन केटीजी थ्योरी, बच्चे ने पहले लिख लिया, परेशान अब क्या करें, अरे लिख लो पर बेस्ड है यार, हाँ या ना। एक बात, दूसरी बात, ये कितना अजीब है ना, थ्योरी की आधारशिला ही थ्योरी में रखी गई है। अरे हेलो, मेरी बातें ही थ्योरेटिकल हैं और उनका आधार भी, कुछ समझ पा रहे हो क्या? जिसका आधार या नींव ही थ्योरी हो वो मजबूत कितनी हो सकती है। तभी तो ये थ्योरी बहुत दिन नहीं चली, लेकिन आपके सिलेबस में यही है, इसी के मद्देनजर ही आपको चीजें सिखाई जाती हैं। हेलो। कॉलिजन थ्योरी ने कहा कि मेरी सारी बातें केटीजी थ्योरी को फॉलो करती हैं, और केटीजी थ्योरी जो कि पूरा नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब ये मत सोचना कि फिजिकल केमिस्ट्री वाले ये भी पढ़ा देंगे, भाई वो वहां का सेक्शन है, ठीक है। केटीजी थ्योरी हमें सिखाती है कि अगर आसपास कोई गैस है, उन गैसेस को हम मानते हैं आइडियल। क्या मानते हैं? और आइडियल गैसेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई गैस आइडियल है तो उसमें दो अजम्पशन लिखे गए, दो बातें मानी गई। नंबर वन, कि अगर कोई आइडियल गैस है, अगर कोई, तो उन मॉलिक्यूल के बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है, किसी प्रकार का कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सच में दुनिया में ऐसा होता?
कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये उसी प्रकार की बातें हैं कि अगर तुम 18 घंटे रोज पढ़ोगे, सारा होमवर्क करोगे, 720 लाओगे, पक्का सिलेक्शन होगा। अरे तब तो होगा ही भाई। अरे हेलो, अजम्पशन ही इतने आइडियल्स थे यार, अजम्पशन ही ऐसे बनाए गए थे। इसकी सारी बातें किस पे आधारित थी? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जब कॉलिजन थ्योरी को बनाया गया, जब कॉलिजन थ्योरी को बनाया, तो ये थ्योरी कहती थी कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल को टकराना पड़ेगा, लेकिन ये अपनी बातों को सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए नहीं एक्सप्लेन करती थी। ओनली एंड ओनली फॉर, ओनली एंड, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर, दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर gaseous bimolecular reactions. This theory is valid for gaseous bimolecular reactions. This theory is valid for gaseous bimolecular reactions. ये जो थ्योरी है वो केवल गैसियस बाइमोलिकुलर रिएक्शंस पे ही चलेगी। है कुछ समझे? दो मॉलिक्यूल होने, दोनों गैसियस होने, तो ही इनकी बातें अप्लाई हो, नहीं तो इनकी बातें अप्लाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन नहीं होगी, वो दूसरे तरीके से होगी। उनका आंसर इनके पास नहीं है। एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, नाम सुना है? लेकिन बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड के सारे सवालों के आंसर नहीं मिल रहे। अरे भैया और भी थ्योरी है, न जाने कितने थ्योरी है, समझ पा रहे हो ना? हमें जब तक थ्योरी से जवाब मिले तब तक थ्योरी अच्छी है, थ्योरी से जवाब नहीं मिले तो थ्योरी बेकार नहीं, लिमिटेशन है उसकी, ठीक है? अरे हाँ या ना? जब हम पढ़ते हैं कॉलिजन थ्योरी, तो कॉलिजन थ्योरी कहती है कि मान लेते हैं मेरे पास ये गैसियस बाई मॉलिक्यूलर है, मान लो। अब ये गैसियस बाई मॉलिक्यूलर है, दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों आपस में, ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल यहां पे बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? कॉलिजन थ्योरी ने कहा कि टक्कर के पहले भी टक्कर के बाद भी आप इन्हें मानेंगे, आप इन्हें मानेंगे रिजिड हार्ड स्फीयर। क्या मानेंगे? रिजिड, यानी टक्कर के पहले भी गैसेस के मॉलिक्यूल को क्या माना गया? स्फीयर के जैसा। और टक्कर के बाद भी क्या माना गया? स्फीयर के। उन्होंने कहा यहां पे स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन, आप सबने केमिकल बॉन्डिंग का नाम सुना होगा, आप सबने हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना होगा। आज हमारी साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, वो कहती है भैया रिएक्शन होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, और तुम तो स्ट्रक्चर बदल नहीं रहे हो। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि कॉलिजन थ्योरी सही है कि गलत, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं कॉलिजन थ्योरी ने क्या क्या कहा, कॉलिजन थ्योरी की किन किन बातों पे सारी बातें आधारित। ये कुछ ऐसा है कि जब आप बचपन में पढ़ते थे कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, उस समय ये आकलन नहीं होता था उनकी बातें सही है कि गलत, वो ये सिखाया जा रहा उन्होंने ये कहा। मैं ये कह रहा हूं कॉलिजन थ्योरी ने इन इन बातों पे सारी बातों को रखा। अब ये बात का विषय है वो सही है कि, हम अपना स्वयं का आकलन लगा सकते हैं। सर ये कैसी बातें हैं सर, स्ट्रक्चर तो बदलेगा, लेकिन उसने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं माना। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन and after collision, before collision and after collision, before collision and after collision, reactant molecules were treated as hard sphere, were treated as hard sphere, and their structural aspect, and their structural aspects were completely ignored, and their structural aspects were completely ignored. उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। बताओ ये सही था कि गलत था? ये सही था कि गलत था? आपको अभी कुछ भी नहीं कहना है, आपको समझना है हाँ उन्होंने ऐसा माना था, चलेगा? कई बार होता है हम जज कर लेते हैं, ये कोई नियम था क्या? अभी तुमको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि उन्होंने ऐसा, कि इन्होंने, कोलिजन थ्योरी बनाने वाले कौन थे? चलेगा? हेलो, कॉलिजन थ्योरी कहती है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा बना लिख लेना, हार्ड स्फीयर पहले भी मानेंगे और बाद में भी हार्ड स्फीयर मानेंगे, किसी भी प्रकार के उनके स्ट्रक्चरल पहलुओं पे हम कोई बातें नहीं करेंगे।
ठीक है साहब, ऐसी हमारी कोलिजन थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर किसी रिएक्शन को होना है तो कोलिजन को होना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा था कि सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर सिलेक्शन होना है तो नीट का पेपर देना। अरे बोलो ना। हमें एक बंदा मिला वेटिकन सिटी का। कहाँ का? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। कहते हैं उस देश की जनसंख्या ही हजारों में है। जिसकी जनसंख्या ही हजारों में है वो लाखों करोड़ों कैसे सोचेगा? अरे हेलो। वो बंदा हमें वेटिकन सिटी का मिला। उसने कहा सर, क्या बोला, हमने सुना है आपकी सिलेक्शन थ्योरी कहती है नीट का पेपर देने से डॉक्टर बन जाते हैं। मैंने कहा यस, नीट का पेपर देने से डॉक्टर बन। मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा अरे हेलो। उस बंदे ने कहा सर नीट का पेपर देने से डॉक्टर बन जाते हैं। मैंने कहा यस। फिर मैंने उससे पूछा सोचो हमारे देश में हर साल कितने बच्चे नीट का पेपर देते होंगे। मैंने उससे कहा सोचो हर साल हमारे देश में कितने बच्चे नीट का पेपर। जिसकी जनसंख्या ही हजारों में है वो सोचेगा भी तो क्या सोचेगा है? अरे बोलो ना यार। वो तुक्का भी लगाएगा तो क्या लगाएगा, कितने बच्चे नीट का पेपर देते होंगे? आप वो बन के बोलो, आप कितना बोलोगे? 150, 200, 300, 1000, 2000, 10,000, 20,000, बोलो हाँ या ना। मैंने उससे कहा हट, क्या बोला मैंने? हमारे देश में हमारे हर साल लगभग 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं। उसने कहा ओ माय गॉड, कितने बच्चे पेपर देते हैं? उसने कहा इतने डॉक्टर बनते हैं। मैंने कहा ना, इतने पेपर देते हैं। अरे हेलो। मैंने कहा सिलेक्शन होने के लिए नीट का पेपर देना। मैंने ये नहीं कहा कि हर बार नीट के पेपर देने से आप डॉक्टर बनी। ये वही वाली बात है, कॉलेजन थ्योरी कहती है रिएक्शन होने के लिए कॉलेजन का होना। मैंने ये नहीं कहा हर कॉलेजन से प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा मैंने बोला। हेलो। आओ एक छोटा सा मैं सवाल पूछता हूँ, पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? आप सबने लूडो खेला होगा। लूडो की डाइस होती हैं, लगभग उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है, मान लो। लंबाई है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई है एक, ऊंचाई है। क्या ये क्यूब बना? अरे बोलो ना यार। इमेजिन करते हैं आप सबके हाथों में एक छोटा सा क्यूब है। रखो क्यूब, रखो हाथों में। रख लिया क्या? ये जो क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है, बोलो डन। बोलो इसका वॉल्यूम कितना? बोलो इसका वॉल्यूम कितना? 1 × 1 × 1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट पढ़ा होगा बेटा, ये तो पढ़ा होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। क्यों? हमने इसके अंदर भर दिया गैस। क्या भर दिए? एक है पीली वाली, एक है नीली वाली, मान लो। बताओ ये गैसेस के मॉलिक्यूल अंदर स्टैच्यू स्टैच्यू खेलेंगे कि आपस में टकराएंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में बोलो कितने टक्कर होते होंगे? बोलो कितने टक्कर होते होंगे? बोलो। नहीं पता ये क्या है? ये तो वही वाली बात है, मैंने उस वेटिकन सिटी के बंदे से कहा सोचो हमारे देश में कितने बच्चे पेपर दे। नहीं पता। अरे सोचो तो सही कितने होंगे, अंदाजा लगाओ, तुक्का लगाओ। है कितना? इनफाइनाइट। ये बढ़िया आंसर है। वो वही बचपन वाला। माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। पैसिफिक ओशन कितना गहरा है? बहुत गहरा। एक अंदाजा तो लगाओ। अरे हेलो। कितना बड़ा है सर? बहुत ज्यादा। कितना? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, सो सिंपल। खत्म हो गई बात। मैंने कहा सोचो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर में अगर मॉलिक्यूल टकराते, थोड़ा सोचो, घुसो कहानी में, सोचो कितनी टक्कर होती होगी, सोचो। लगा, तुक्का लगाओ यार, आज तुक्का लगाने का मौका मिला है तब भी तुक्का ही लगा रहे हो। यस। हाँ। जिसकी गिनती ही करोड़, 10 करोड़, लाख, शंख पदम तक जानते होंगे। उससे ज्यादा तो नहीं जानते हो ना? हेलो। वो भी शायद ना सुना हो, शंख पदम भी कुछ होता है। खैर, मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने गिनती ही शंख पदम तक सीखी है वो सोचेगा भी तो कितना सोचेगा। अरे हेलो। मैंने कहा सोचो कितने टक्कर हो सर? 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। अरे हाँ या ना? आप जान के हैरान हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में इन जनरल 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कॉलिजन हो रहे हैं। मोल कितना होता है 10 की पावर? मोल कितना होता है 10 की पावर? 10 की पावर। और ये कितना? 10 की पावर। बताओ ये नंबर बड़ा है कि बहुत बड़ा? आपने बोला ओ, बोला था। वैसे वेटिकन सिटी के बंदे ने बोला ओ माय गॉड,
सेम रिस्पॉन्स, ऐसे तो बोला था उसने, हाँ या ना? अरे हेलो, उसने कहा क्या बात है सर, इतने टक्कर हो रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट बनेगा। मैंने कहा ना, इतने तो टकराते हैं, इतने तो सोचो, अगर हर सेकंड में इतनी टक्कर हो रही है, और सोचो अगर हर सेकंड में इतने प्रोडक्ट बने होते तो दुनिया में कभी कोई स्लो रिएक्शन नाम की चीज ही। लेकिन हमें पता है स्लो भी होता है, वेरी फास्ट भी होता है, मॉडरेट भी। यानी जितने टकराते हैं सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते। मन में तो एक सवाल आए, आखिर ऐसा होता? ये वही वाली बात है कि हर साल 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं लेकिन सारे डॉक्टर बनते हैं। मन में एक सवाल आएगा, आखिर ऐसा होता? बच्चे मुझे एक बहुत घटिया सा आंसर देते, सर क्योंकि सीट ही नहीं है। मैंने कहा सीट जितनी है उतनी में तुम तो नहीं पहुंच पाए, तो ये तो सीट का तो रीजन ही नहीं हुआ ना फिर। अरे हेलो, अगर ये मान लिया जाए कि 25 लाख बच्चे हैं और 25 लाख बच्चे डॉक्टर बन जाए तो 25 लाख सीट हो, मान लो, जो कि पॉसिबल है। भाई एक फ्रैक्शन ही बनेगा ना, एक हिस्सा ही बनेगा। अरे हाँ या ना? सोचो कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं लेकिन सारे डॉक्टर बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं? कारण कहां है? पढ़ते तो सारे हैं, पढ़ते तो पढ़ते तो अब कैसे पढ़ते हैं देख ही लो, अभी तो एक महीना भी नहीं है, दिवाली तक तो याद हो गया, घर जा रहे हैं। फिर अब लौट के क्यों आए? हेलो, यानी पढ़ने से तो सिलेक्शन होता है मगर कहानी कुछ और है, बोलो हाँ या ना? सिलेक्शन थ्योरी कहती है, सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन चाहिए तो नीट का पेपर देना पड़ेगा, नीट का पेपर देने के पहले पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हर पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर बनने वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा इफेक्टिव। कैसे पढ़ना पड़ेगा? जो जो इफेक्टिव पढ़ेगा वो डॉक्टर, जो जो इफेक्टिव वो डॉक्टर। इन द सेम वे कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कॉलिजन होगा तो ही रिएक्शन होगा, लेकिन हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बनने वाला केवल वही कॉलिजन प्रोडक्ट बना पाएगा जो इफेक्टिव कॉलिजन कर। बोलो डन। कॉपी में कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? जब भी कोई, यहां तक लिख लिया था क्या आपने? ये लिख लिया था क्या? जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना तो शुरू में नए नए शब्द होते हैं। क्या होते हैं? शब्द, टर्मिनोलॉजी, राइट? उन्हीं टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला शब्द जो आपके सामने है, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखते चलना, अभी जो समझाया उसको लिखा रहा हूं, ठीक है? पहला शब्द आप सबके सामने है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इन शॉर्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे जेड। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मान लो एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों के बीच में टक्कर हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे जेड ए बी। ठीक है? आगे चल के मैं लिखूंगा ऐसे तो समझ जाना, जो नीचे लिखा है उसका मतलब उसके बीच में टक्कर हो रही है। लिखते चलो, लिखते चलो। लो मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये होगा फर्स्ट पॉइंट, ये होगा सेकंड पॉइंट। ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन हुई, या सॉरी कॉलिजन हुआ, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जेड ए बी। अब मन में सवाल आता है कि सर ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आखिर होता? एक लाइन लिखो, पर यूनिट वॉल्यूम में। एक लाइन लिखो, सेकंड पॉइंट, पर यूनिट वॉल्यूम में। सेकंड पॉइंट, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट टाइम में। टोटल कितने कॉलिजन होते हैं? टोटल कितने कॉलिजन होते हैं? यही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। टोटल कितने कॉलिजन होते हैं, यही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट में ये डायग्राम बना लो। अपने पास है क्यूब, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने नीचे लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में। टोटल कितने कॉलिजन होते हैं? 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28। और इसे ही हम लोग कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है?
तो इस पूरी कहानी में बार बार मैं एक शब्द बोला करूंगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, तो आपके दिमाग में तुरंत फील आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, कॉलिजन थ्योरी कहती है यूं तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। क्या ये टेक्निकल लाइन समझ पाए? यूं तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत, अब ये मत पूछना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, बोलो क्या है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में कुल कितने मॉलिक्यूल, कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ, उसे क्या बोलते हैं, जेड। यूं तो जेड बहुत ज्यादा है, यूं तो जेड बहुत, लेकिन हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बनने वाला, हर कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये केवल उन्हीं से बनेगा, केवल जो टकराएंगे कि इफेक्टिव टकराएंगे। ये लिख लिया क्या? नीचे एक पॉइंट लिखना, नीचे एक पॉइंट लिखना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप सबके हाथ में वो लूडो का डाइस है क्या? चलो बस बस सारे सवाल बन जाए, लिखो z डिपेंड्स ऑन। आओ देखते हैं ये जो हमारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ये टोटल कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। z डिपेंड्स ऑन, आप बस जवाब देते चलना और लिखते चलेंगे। लो लूडो के डाइस ले लो, उसको गर्म करो। कैसे गर्म किया? रगड़ के नहीं बेटा, हीट दे के, गैस रगड़ के लूडो कैसे कर? अजीब साइंस पढ़ रहा है। हाँ लूडो लिया आपने है ना, उसको गर्म किया, कर दिया क्या? कुछ फूंक मार के कर रहे थे, ऐसे थोड़ी गर्म होता है। हीट दे गर्म किया, हाँ है ना। जब आप उसे गर्म करेंगे तो बताइए अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी घटेगी, उनकी चंचलता बढ़ेगी घटेगी। तो बताओ वहां पे नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे कम होंगे? यानी आप कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जेड बढ़ेगा। बोलो ना, लिख लो जरा फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर के बढ़ाने से जेड बढ़ेगा। बस इतना लिख लो, पूरा हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ाने से जेड बढ़ेगा। डन, डन। चलिए फिर से लूडो लो। अब ऐसा करो, है ना, लूडो का जो डाइस है ले लिया ना, उसको थोड़ा कंप्रेस करो, उसे कंप्रेस कर दो। प्रेस नहीं, कंप्रेस बोलते हैं ना, राइट। कंप्रेस किया। जब आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? जब वॉल्यूम घटेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे दूर दूर, तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे घटेंगे? मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो कम टकराएंगे। सोचो, मॉलिक्यूल अगर पास पास आएंगे तो टक्कर कम होगी कि ज्यादा होगी? बोलो ना यार। हाँ, माइक चाहिए, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, है ना, सिबलिंग्स हो सकते हैं, परिवार में और भी कोई हो सकता है। तो अगर हाइब्रिड मोड करना चाहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाएंगे तो 4 to 7 में वो क्लासेस हम लोगों की चलती है, और हाइब्रिड मोड में 70% से लेकर 90% तक स्कॉलरशिप है बच्चे के पास, है ना। तो अगर वो किसी भी तरह के बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हैं और बेस लेवल पे फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं तो वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं 4 to 7 में हाइब्रिड मोड में। अगर वो बच्चे अगर कोटा आ सकते हैं, है ना, तो उससे बड़े कुछ हो नहीं सकता। तो अगर वो कोटा भी आ सकते हैं तो भी वो बैच आपका 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, और ऑफलाइन में वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं, जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने आपको एक ये जो लीव है ये आपको दिया है। ठीक है, और 25 जून याद रखना है। किसी भी तरह से कोई इंक्वायरीज हो आपकी एडमिशन को लेके, या कोई 6 में किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं नीचे बैठा हूँ काउंसलिंग एरिया में, है ना, लोकेशन चतुर्वेदी नाम है, आप नीचे आके एक बार मुझसे बात कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। हाँ क्या कह रहा था मैं? अच्छा, तो आपके हाथ में लूडो का है ना? अरे यार, लूडो डाइस, राइट। तो मैंने आपसे कहा था कि लूडो डाइस जो है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करिए। अगर पेन कहाँ गया मेरे पास, अगर आपने लूडो डाइस को कंप्रेस किया तो बताओ मॉलिक्यूल पास पास आएंगे दूर दूर? और अगर मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो मुझे बताइए आपस में कॉलिजन बढ़ेगा कि घटेगा? फील करके जवाब देना। कॉलिजन, बोलो ना यार, पक्का ना?
इस क्लास में अगर ज्यादा बच्चे बैठा दिए जाए तो सब ऐसे करके नहीं बैठेंगे, और अचानक बोलूं अरे अरे चूहा, फिर सबके सब क्या होगा, है ना? अरे हाँ या ना? दैट्स सो ऑब्वियस ना, इसमें कोई साइंटिफिक वो तो नहीं चाहिए। अरे बोलो, अगर वॉल्यूम घट जाए, अगर वॉल्यूम, तो बताओ जेड बढ़ेगा कि घटेगा? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। वॉल्यूम घटेगा तो जेड बढ़ेगा। अनुभव करते चले, पढ़ते चले। कितना आसान है साइंस। चलिए फिर से लूडो का डाइस ले लीजिए। अभी आपने कंप्रेस किया था क्या? जब कंप्रेस किया था तो वॉल्यूम घटा था कि बढ़ा था? बोलो। वॉल्यूम, प्रेशर, ऐसे ऐसे कंप्रेस करो बॉटल को तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? कर लो ना, याद रहेगा जीवन भर। ऐसे करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मुझे बताओ जेड बढ़ेगा घटेगा? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। प्रेशर बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा। फिर से लूडो डाइस लो। ले लिया क्या? अंदर 100 मॉलिक्यूल भर दो, भर दो। कितने मॉलिक्यूल? कितने मॉलिक्यूल? अब 100 आपस में टक्कर होगी। अब 1000 भर दो, भर दिया। अब 1 लाख भर दो, कंफर्म। 10 लाख भर दो। नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? कॉलिजन, कोई टेंशन? कॉलिजन बढ़ेगा, हाँ या ना? ये बताओ, नंबर जब बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स का, नंबर जब बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो मोल बढ़ेगा घटेगा? कैसे पता? मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला याद है क्या? गिवन नंबर अपॉन, ये बढ़ेगा तो, डन है। चलो, क्या आपने नंबर बढ़ाया? इधर इधर देखो, नंबर बढ़ेगा तो मोल, मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन। सोच के जवाब दो। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन। आसान है ना? मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बताओ नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा घटेगा? 1 लाख मॉलिक्यूल भरे थे तब ज्यादा टक्कर होगी कि 1000 में? और 10 लाख भर दोगे तो मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा तो मोल होगा, मोल होगा ज्यादा तो कंसंट्रेशन होगा। आए हो तो पढ़ लो ना यार। कंसंट्रेशन होगा ज्यादा तो मुझे बताओ जेड होगा ज्यादा कि कम? जेड होगा, कंफर्म? यानी आप इस बात से सहमत हैं कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़े? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। नंबर होगा ज्यादा तो मोल होगा ज्यादा, तो कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, तो जेड होगा। आसान है। कॉलिजन थ्योरी ने एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन जैसा मैं कुछ देर पहले कह रहा था, यूं तो टकराते बहुत हैं, यूं तो टकराते, लेकिन सारे प्रोडक्ट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, collision frequency is very high, but all the collision, but all the collision will not result into, but all the collisions will not result into, will not result into product formation, will not result into product formation। सारे के सारे कॉलिजन प्रोडक्ट बनने वाले। क्या ये क्लियर है? ये वही वाली बात है, सारे नीट का पेपर देने वाले डॉक्टर बनने वाले। अच्छा, जब सिलेक्शन थ्योरी चले, हर चीज अपने ऊपर नहीं लेना है, पूरी इंडिया की बात हो रही है। भावुक हो जाते हैं आप लोग कई बार, है ना? अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है, चलेगा? अरे चलेगा। ऑल द कॉलिजन विल नॉट रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट, केवल वही प्रोडक्ट बनाएंगे। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दोज कॉलिजन, ओनली दोज कॉलिजन्स will form product, only those collisions will form product which undergoes, which undergoes, which undergoes effective collision, which undergoes effective collision, which undergoes effective collision। अच्छा, आप लोगों का कोई बैकअप तो नहीं बाकी है ना? किसी का कुछ भी कुछ छूटा तो है वो कवर कर लिया है ना? जो पढ़ रहे हैं सीधे से उनसे बातें कर रहा हूं, क्योंकि अलग से ऐसा कोई बैकअप नहीं, सारे टीचर अपने एंड से ही बैकअप देते हैं, है ना?
अलग से वो नहीं है। तो अगर किसी का कुछ भी हो तो वो प्लीज कंसल्ट करके उसे रिजॉल्व कर लीजिएगा। बैकअप का मतलब होता है कि बैच जिस डेट पे स्टार्ट हुआ, अगर कोई दूसरी डेट आती है और उसके बाद भी बच्चे आ रहे हैं, उसे बैकअप मतलब ये नहीं है बैच स्टार्ट है 5 तारीख से, एक बच्चा आ रहा 25 से, मेरा मन नहीं कर रहा सर बैकअप नहीं, उस वाले बैच का ना, उसको बैकअप नहीं बोलेंगे, वो चैप्टर अभी हुआ ही नहीं है। अगर आप नए वाले बैच का बोल रहे हो तो उसमें वो चैप्टर हुआ ही, उसे बैकअप नहीं बोलेंगे, वो पढ़ाया जाएगा। अगर आप उसको कह रहे हो ना, केवल इसी बैच में हुआ है शायद मूल कंसेप्ट। अभी क्लास के बाहर बात करते हैं। मैं कहना चाह रहा था कि अगर किसी को छूटा है, बिकॉज नाउ वी आर थिंकिंग अब ये चैप्टर इस वीक में लगभग खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल ये सब कुछ, तो अगर छूटा है कुछ तो वो कंप्लीट करना, फिर भी है तो एक बार बताना मुझे, ठीक है? आ जाओ टॉपिक में। ओनली दोज कॉलेजन विल फॉर्म प्रोडक्ट विच अंडरगोज इफेक्टिव, केवल वही प्रोडक्ट बना पाएंगे जो कैसा कॉलेजन करेंगे। ये वही वाली बात है, केवल वही डॉक्टर बन पाएंगे जो कैसा पढ़ेंगे। मन में एक तो सवाल आएगा, क्या क्या कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा सिलेक्शन तभी होगा जब इफेक्टिव पढ़ाई होगी, तो क्या सवाल आएगा, इफेक्टिव कैसे होगा एग्जैक्टली exactly? अरे हाँ या ना, तब कॉलिजन थ्योरी में क्या सवाल आएगा, सर फिर कॉलिजन और इफेक्टिव कॉलिजन कैसे होगा, हाँ या ना? समझाता हूं कैसे होगा, उसके पहले मैं बार बार दो शब्द और बोलूंगा। एक शब्द बोलूंगा इफेक्टिव कॉलिजन, क्या बोलूंगा, और एक शब्द मैं बार बार जो बोलूंगा वो होगा एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल। आओ पहले दोनों का अंतर समझ लें, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एक शब्द होगा इफेक्टिव कॉलिजन और एक शब्द होगा एक्टिव मॉलिक्यूल। इफेक्टिव कॉलिजन ऐसे कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन ऐसे कॉलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। गौर फरमाइएगा, ये कॉलिजन की बातें कर रहा है, और एक्टिव मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की बातें कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं, जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं, जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं। समझिएगा, इफेक्टिव कॉलिजन कॉलिजन के बारे में है, एक्टिव मॉलिक्यूल कॉलिजन नहीं है, मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कॉलिजन। ये वही वाली बात है, टक्कर और इंसान, इंसान टकरा रहा है तो इंसान अलग चीज है और टकराना अलग चीज है, कॉलिजन अलग चीज है, मॉलिक्यूल। अरे हेलो, एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो मैं समझ जाऊंगा आपने अभी तक की कहानी समझ ली, बोलूं क्या? कॉलिजन थ्योरी, इंग्लिश बोल रहा है ना, एज पर कॉलिजन थ्योरी फॉर एनी रिएक्शन टू टेक्स प्लेस देयर मस्ट बी कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल, but all the collision will not result into product formation. Only those collision will result into product formation which undergoes effective collision. Only active molecules will undergo effective collision. All the effective collision molecules are known as active molecules. जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं वही तो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। अरे बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? सुनिएगा, अब सवाल यह है कि सर इफेक्टिव कॉलिजन कैसे, इफेक्टिव कॉलिजन कैसे, टकराते तो सब हैं लेकिन सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सारे इफेक्टिव टकराते हैं, सर इफेक्टिव टकराते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। कॉलिजन थ्योरी कहता है अगर किसी को इफेक्टिव कॉलिजन करना है, अगर किसी को इफेक्टिव कॉलिजन करना है तो कॉलिजन थ्योरी कहता है जैसे हर इंसान के जीवन में बैरियर होते हैं, जैसे हर इंसान के जीवन में बैरियर, अड़चने, हर्डल, समस्याएं, जैसे अगर आप मुझसे कहो एक टीचर एक बैच को पढ़ाता है लेकिन पूरे का पूरा बैच सेलेक्ट नहीं हो पाता है, टीचर वही है, कंटेंट वही है, पढ़ाने वाला वही है, वही किसी साल में 250 700 आता है लेकिन फिर कभी नहीं भी हो पाता है। जब सब कुछ वही है तो ऐसा क्यों नहीं होता है? कारण डिलीवरी की नहीं होती है, कारण कई बार एब्जॉर्प्शन की होती है। अरे हेलो, मैं कहना चाहता हूं अगर एक बच्चे को मुझसे पूछना है सर इफेक्टिव कैसे पढ़ें, तो मैं कहूंगा आपको सबसे पहले अपने जीवन से उन समस्याओं को हटाना पड़ेगा जो आपको पढ़ने नहीं देती। पढ़ने, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आलस, क्यों करें, हाँ? अच्छा, किसी के पास अच्छा खासा एम्पायर हो बिजनेस का, समझ में भी आता है। हम सब ऐसी फैमिली से आए हैं जिन्होंने केवल संघर्ष देखा है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी ये संघर्षों का दौर खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी हम नहीं जागते, बहुत बहुत
सोचनीय विषय है। फिलहाल अगर किसी को इफेक्टिव पढ़ना है तो हमें सबसे पहले उन समस्याओं को हटाना पड़ेगा जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं। उदाहरण के तौर पे मोबाइल। यस और नो? क्या मोबाइल एक अड़चन है हमारे जीवन में? हाँ, अड़चन भी है मगर वो सहायता भी है, हाँ या ना? कई बार मोबाइल ही देख रहे, देखते-देखते सो गए। आजकल तो रील का ज़माना है, मीम्स का ज़माना है ना? यही देख रहे हैं, ओह वाओ! सो एंटरटेनिंग हैं? 2 घंटे बीत गए। सवाल, ओहो! कैसे होगा? जीवन में संघर्ष है, यही तो है। अरे हाँ या ना? कोलिजन थ्योरी कहती है जैसे एक इंसान के जीवन में अड़चने हैं, वैसे ही एक रिएक्शन के जीवन में अड़चने हैं और अगर आप उसे इफेक्टिव कोलिजन कराना चाहते हैं, तो आपको उन अड़चनों को, उन हर्डल्स को, उन समस्याओं को हटाना है। इंसान के जीवन में समस्या इतनी है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। अरे हेलो! हो सकता है किसी बच्चे के लिए मोबाइल समस्या ना हो, रोज़ घर से फ़ोन आता है ये समस्या हो। अरे हाँ या ना? और किसी का फ़ोन आता हो ये भी समस्या हो। समस्याओं की समझ रहे हैं? समस्याओं की कमी नहीं है, न जाने क्या-क्या समस्या हो सकती है। लेकिन रिएक्शन के जीवन में इतनी समस्याएँ हैं। रिएक्शन जीवन में केवल है 2 समस्याएँ, कितनी हैं? उन समस्याओं को बोला गया बैरियर। क्या बोला? बैरियर अगर आप कभी हाईवे में जा रहे हैं तो रोका जाता है। रोकने को बैरियर बोलते हैं। अरे बैरियर बैरिकेड लगा है, बैरियर लगा है। यही तो बैरियर है, राइट? अब रिएक्शन के जीवन में केवल 2 ही बैरियर हैं। एक बैरियर का नाम है एनर्जी बैरियर। क्या नाम है? लिखिएगा नंबर 1 फॉर इफेक्टिव कोलिजन। नंबर 1 एनर्जी बैरियर। नंबर 2 ओरिएंटेशन बैरियर। नंबर 1 एनर्जी बैरियर। नंबर 2 ओरिएंटेशन बैरियर। अगर आप इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझें कि हमारी सिलेक्शन थ्योरी कहती है सिलेक्शन होने के लिए नीट का पेपर देना। नीट का पेपर दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, लेकिन हर बच्चा जो नीट का पेपर देगा वो सिलेक्शन हो जाए कोई जरूरी? उसके लिए उसे इफेक्टिव पढ़ना, उसके लिए उसे बैरियर हटाने। यूं तो जीवन में बैरियर बहुत सारे हैं, लेकिन इन जनरल में भी 2 बैरियर कह दूं। एक को कह देता हूं मैं एनर्जी बैरियर यानी कंटेंट बैरियर। रिलेट कर रहा हूं, दोनों को सिमिलर बता रहा हूं, ठीक ना? एक को बोल दूं मैं कंटेंट बैरियर। क्या बोल दूं? क्या बोल दूं? अपने को नीट के लिए प्रॉपर कंटेंट होना, प्रॉपर कंटेंट होना। पर कंटेंट इतना भी ना पढ़ो कि सिलेबस ना हो पाए, है ना? कंटेंट भी होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इमेजिन करते हैं एक बच्चा है, वो साल भर 18 घंटे पढ़ा, भयंकर मेहनती रहा, बहुत अच्छा किया, दिवाली में घर भी नहीं गया, लेकिन उसका सिलेबस अभी 30% हुआ। बोलो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? कोई ताकत नहीं करा सकती सिलेक्शन, अनटिल अनलेस हाईवे की जमीन हो, हाँ या ना? अरे यस और नो? वो एक अलग ताकत है, हाँ या ना? इन जनरल वैसी कोई ताकतें उसका सिलेक्शन नहीं करा सकती। तो सबसे पहला बैरियर कौन सा है? कंटेंट। प्रॉपर कंटेंट आना। अरे 720 का पेपर का सिलेबस आएगा तब ना वहां 600 ला पाओगे। आएगा ही 400, तो कैसे लाओगे 700? अरे हेलो, द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट बैरियर। दूसरा क्या नाम है? इमेजिन करते एक बच्चा है, इमेजिन करो, भयंकर मेहनती, रोज 18 घंटे पढ़ता है। कितने घंटे? न दिवाली, न दशहरा, न होली, न ईद, न संडे, न कितने घंटे? और उसने सिलेबस भी सारा पूरा किया, पूरा सिलेबस, और उसके हमेशा 700 नंबर आ रहे थे साल भर, मान लो। और नीट का पेपर भी देने गया, मान लो। बोलो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, पेपर देने गया, दिया भी लो, पेपर भी दे दिया। सेंटर से बाहर मैंने उससे पेपर भी ले लिया, और बताओ, देख के भी ऐसा नहीं जाके वहां टाइम पास कर रहा था। हाँ, इस बच्चे ने वो पहले जैसे सोचा इसने, ठीक है। अब बताओ उस बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? हमारी सिलेक्शन थ्योरी कहती है सिलेक्शन होने के लिए, मिटा दिया शायद मैंने, सिलेक्शन होने के लिए बच्चे को, अरे हाँ या ना? कई सारे पॉइंट थे ना, सभी पॉइंट पे खरा उतर रहा था। मुझे बताओ उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सिलेक्शन होगा कि फर्स्ट रैंक आएगी? चलो सिलेक्शन होगा ना। हमें पता चला वो साल भर कॉमर्स पढ़ रहा था, पढ़ रहा था 18 घंटे, पेपर भी देता था अपने कॉमर्स का, 700 आते थे। नीट का पे कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? डायरेक्शन है गलत, डायरेक्शन है, चलना जरूरी है, सही दिशा में चलना जरूरी है। अरे हेलो, वो कहते हैं मंजिल का पता हर किसी से नहीं पूछा जाता, कुछ लोग भटका देते हैं। अरे हाँ या ना? तो आपको सही दिशा में चलना पड़ेगा। अगर आप सही दिशा में नहीं चलेंगे और प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन या इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी। रिएक्शन के जीवन में 2 ही बैरियर हैं, एक का नाम है एनर्जी बैरियर, दूसरे का नाम है, क्या आपके मन में सवाल आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय, एंड व्हाट डू यू मीन बाय? एक एक करके समझे क्या? कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लो, एनर्जी बैरियर। आओ समझते हैं रिएक्शन के जीवन में एनर्जी बैरियर है क्या, एनर्जी की अड़चन क्या है, एनर्जी की समस्या क्या है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट,
एनर्जी बैरियर। प्यारे बच्चों, आज इमेजिन करते हैं आपका नीट का पेपर हो गया, मान लो आपका सिलेक्शन भी हो गया, मान लो अब आज आप फुर्सत के दिनों में घूमने निकले, मान लो कहां निकले? मैंने बोला घूमने निकले, है ना? कहां गए वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक? आप गए पहाड़ों में, कहां गए? अब आप पहाड़ों में घूमने गए, मान लो अब पहाड़ों में गए, मैं भी वही घूम रहा था, अरे मान लो आपने कहा सर आप यहां, मैंने कहा बेटा आप यहां। अब इमेजिन करते हैं यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे मिल गए तो मैंने कहा चलो तो कुछ काम ही करवा लेते हैं। वहां पे रखी थी एक चट्टान, क्या रखी थी? छोटी सी चट्टान, मान लो ये पहाड़ है, अरे हाँ या ना। मैंने कहा बेटा बोर हो रहे हो क्या? कभी बोर नहीं होने देता, है ना? संडे को भी होमवर्क, यस। मैंने कहा बेटा बोर हो रहे हो क्या? बोले यस सर, मजा नहीं आ रहा पहाड़ों में, ये क्या देख रहा हूं मैं, है ना? तो मैंने कहा बेटा ये चट्टान है ना, इसे नीचे पहुंचा दो। क्या कर दो? आप बताओ, आप जब इस छोटा सा चट्टान था ना, बहुत बड़ा नहीं था कि सर, अब छोटा सा पत्थर है, चट्टान है, इसको पहुंचाना था नीचे, कहां पहुंचाना है? अच्छा आप लोग पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं? जब ये यहां पे है तो क्या इसका अपना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा? लेट्स इमेजिन इसका है 100, मान लो अगर आपको चट्टान को नीचे पहुंचाना तो क्या यहाँ जमीन खोद के यहाँ ले आओगे? बोलो हो सकता कोई हो क्रिएटिव, सर मैं दुनिया से अलग चलता हूँ, खोद के यहाँ पहुंचाऊंगा, सर ये पहुंच गया। आप कौन सा रास्ता अपनाओगे? ऊपर चढ़ा के, है ना? आप ये चट्टान यहां तक लेके नीचे तक आओगे कि बस ऊपर तक ले जाओगे और नीचे छोड़ दोगे? पक्का? यानी नीचे तक जाने के लिए नीचे नहीं जाना है, बस ऊपर जाओ, नीचे अपने आप चले जाओगे। कुछ समझ पा रहे हो क्या? नीचे जाने के लिए नीचे जाने की आवश्यकता, पहले ऊपर पहुंच जाओ, नीचे अपने आप पहुंचे। लेकिन ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है। भाई अगर यहाँ पे पोटेंशियल 100 है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल 100 से ज्यादा होगी। अरे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 500, मान लो, अरे बोलो ना यार, एनर्जी ज्यादा है कि कम है? एनर्जी होगी ज्यादा, एनर्जी होगी तो अनस्टेबिलिटी होगी। आप भाग रहे हो, खटखट को बहुत तेज से भाग रहे हो, मान लो, मान लो, मान लो मैंने ऐसे डंडा लगा दिया एक, क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट, लेकिन आप सो रहे हो, अब वहां पे कुछ होने वाला, शरारती है अपन, है ना? मान लो आप भाग रहे हो, उस समय आप इतनी ज्यादा एनर्जी में हो कि उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई पत्थर या ऐसा कुछ हो जाए तो आप गिर जाओगे, दैट्स कॉल्ड द अनस्टेबल सिचुएशन। अरे बोलो यार, एनर्जी ज्यादा होने पे अनस्टेबिलिटी है ज्यादा, एनर्जी कम होने पे स्टेबिलिटी है ज्यादा। अनस्टेबिलिटी है कम यानी स्टेबिलिटी है। क्या इस बात से सहमत है? जीवन में परिवर्तन तभी आता है, जीवन में परिवर्तन तभी जब जीवन में सबसे नाजुक पल आता है। वो नाजुक पल पता क्या है? वो रिजल्ट वाला दिन, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, रोल नंबर फालतू में ढूंढते रहते हैं, पता तो होता है, एक्टिंग करते रहते, रोल नंबर ढूंढ रहे हैं, रुको याद नहीं है। हैं? ऐसा हुआ क्या 12th बोर्ड में? 12th बोर्ड में हुआ? नीट में कहा? वो तो पहले घर वालों को बता दिया होगा ना, ट्राई करेंगे। भाई अगर आप यहाँ ड्रॉप ले रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने घर वालों को समझाया है कि मुझे तैयारी करना है, तो मैं उसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। अरे हेलो, 12वीं में तो हुआ होगा ना, चलो छोड़ो 10वीं में हुआ होगा, जब से पढ़ना शुरू किया होगा आपने, उसके पहले तो अरे बच्चा है बच्चा, 10वीं में आने चाहिए नंबर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने रोल नंबर डाल के कंप्यूटर सामने बैठे होंगे, बस एंटर दबाना होगा, जबरदस्ती नहीं 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 ढूंढ रहे हैं, अभी इंटरनेट हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, और वेट कर रहे थे देर हो जाए ना चले तो अच्छा है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और उस समय सोचो सोचो आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और एंटर पे ऐसे उंगली बस दबाना है, ठीक? वो एक लम्हा ही तो है। अचानक से बगल में आपके फादर, आपके पापा ने कहा अरे तेरा रिजल्ट आ गया। उस समय कैसा लगेगा आपको? अब उनकी बोलने की टोन है, तेरा रिजल्ट आ गया, और अगर वही कुछ अलग तरीके से बोले बेटा तेरा रिजल्ट आ गया, तो क्या दोनों ही में आपका माइंड का सिचुएशन अलग होगा? दैट्स द मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन। यही है उस समय का सबसे अनस्टेबल सिचुएशन, जहां आप कगार में हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर नीट का पेपर दे रहे हैं, एक लम्हे में, एक एंटर में आप बच्चे से डॉक्टर बनने वाले हैं। अरे बोलो ना यार, एक एंटर ही तो है, उसके बाद तुरंत आप अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे, डॉक्टर फलाना। अगर किसी का नाम फलाना है, मान लो, इट विल टेक अ सेकेंड ओनली, हाँ या ना? कहते हैं तैयारियां सालों में होती हैं, परिवर्तन लम्हों में होता है। परिवर्तन, तो वो जो परिवर्तन है दैट रिक्वायर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हाँ या ना? एंटर रिजल्ट, यू आर सिलेक्टेड, दैट्स इट। एंटर रिजल्ट, हाँ या ना? दूसरा पहलू भी है, यस और नो? पत्थर ऊपर तक तो आया, पत्थर ऊपर तक तो
हल्का सा कमी रह गई, कट ऑफ था 500 आया 499। ये पत्थर फिर से, सफर फिर से शुरू होगा जीरो से, बोलो हाँ या ना। अपने जो बाकी लेट वाले ड्रॉपर आते हैं उसमें बच्चे आते हैं लास्ट ईयर जैसे थे 630-40 वाले, कट ऑफ 600, बिहार वगैरह 650 गया, तो 630 वाले। अब वो ये सोच ले कि मुझे 20 नंबर के लिए और पढ़ना है बस तो इस बार 20 ही नंबर लाएगा ना। सफर फिर से कहां शुरू होगा, जीरो से। द जर्नी अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, बोलो हाँ या ना। फिर से पत्थर यहां है, फिर से ऊपर पहुंचाना है, बोलो हाँ या ना। मैक्स ट्राउड्स और विलियम लुइस ने कहा जैसे एक इंसान का जीवन है संघर्षों से भरा, वैसे रिएक्शन का जीवन है। मैक्स ट्राउड्स और विलियम लुइस ने कहा कि ऐसा सोचो, ऐसा ऐसा ये है हमारे पास रिएक्टेंट। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कौन है देखना जरा। यहां पे हमने लिया रिएक्टेड एक मॉलिक्यूल, बोलो दो मॉलिक्यूल को लिए, बाई मॉलिक्यूलर। याद आया कुछ देर पहले मैंने अजम्पशन लिखाया था कि मैक्स ट्राउड की थ्योरी है कहां चलेगी, बोलो हाँ या ना। तो मैंने कितने मॉलिक्यूल ले लिए। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल का नाम है ए मान लो, दूसरे मॉलिक्यूल का नाम है बी मान लो, दोनों आपस में टक, अरे बोलो ना यार, दोनों आपस में। उसे मैं एक रियल एग्जांपल से भी बता देता हूं, नीचे जगह बना देता हूं। इमेजिन करते मेरे पास रिएक्शन हो रही है H2+I2, अरे मान लो H2+I2 से क्या बनता है 2HI। ये तो आपको नजर आता है, कॉलिजन थ्योरी कहती है देखो तो सही उसके जीवन में संघर्ष क्या हुआ। हमने कहा क्या हुआ, उसने कहा मान लो ये मेरे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है मान लो, या I2 का मॉलिक्यूल है मान लो, H की फोटो H की फोटो I की फोटो, दोनों आपस में, दोनों आपस में। जब यहां पे होगी टक्कर, पुराने बॉन्ड टूटने लगेंगे, नए बॉन्ड। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड, अरे यही तो परिवर्तन कहलाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, स्कूल की दोस्ती टूट रही होगी, कॉलेज की दोस्ती बन रही होगी, बोलो हाँ या ना। अरे पुराने बॉन्ड टूट रहे, नए बॉन्ड बन रहे, यस और नो। दिस इज कॉल्ड व्हाट। तो क्या यहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, अरे बोलो ना यार। और जब ट्रांजिशन होता है तो बड़ा नाजुक सा पल होता है, हाँ या ना। घर से जा रहे हैं, घर वालों से बाय बाय कोटा जा रहे हैं, ऐसा हुआ क्या आपके साथ, ट्रेन में बैठाया होगा, जाओ बेटा पढ़ना, भावुक हुए थे क्या कि बच्चे खुशी खुशी आ रहे थे, जल्दी जल्दी बैठ जाओ निकलो यहां से, ऐसा तो नहीं था ना। भावुक हो क्या होंगे यार, अलग ही बच्चे लग रहे हैं यहाँ पे। खैर इमेजिन करते प्यारे, भावुक है ही नहीं यार, घर से आए थोड़ा दुख तो हुआ होगा ना, खाना वाना पैक किया होगा तो टिफिन में आप जा रहे हैं। खैर खुशी खुशी आए, अच्छा हुआ निकले यहाँ से हैं, भगा दिए गए। आइए हाँ बोले बहुत साल रह गए, निकले थोड़ा यहाँ से। प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं ये H2I2 है, ये आपस में टकराएंगे, यहाँ पे होगा ट्रांजिशन। क्या होगा, कंसेप्ट में रहिएगा। जब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होगा तो ये सबसे नाजुक पल होगा, ये सबसे अनस्टेबल सिचुएशन होगा, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, जैसे चट्टान को सबसे ऊपर पहुंचाने का खेल था, वैसे ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ऐसा कॉलिजन थ्योरी कहती है। उन्हें केवल केवल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है बनाना। क्या है बनाना, नीचे लिख रहा हूं, उन्हें केवल केवल क्या है बनाना, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड। एक मिनट, एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है ये सबसे अनस्टेबल होता है और यहीं पे जीवन में होगा परिवर्तन। अगले ही पल ये रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अब देखो जरा, यहां बना दिया HI, यहां बना दिया, पहले कौन था रिएक्टेंट, अब क्या बन चुका है, ये वही वाली बात है, पहले चट्टान यहां था रिएक्टेंट, अरे हेलो, और कहां बन चुका है, सच में उसे नीचे पहुंचाना था कि ऊपर पहुंचाना था, और ये जो ऊपर पहुंचाना था इसी का नाम था एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड, क्या समझे। कॉलिजन थ्योरी कहती है मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे क्लास के बच्चे हैं, ये अपने जब इस क्लास में आए तो उनके पास कुछ पहले से ज्ञान था, 12वीं तो पास थे ना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री की स्पेलिंग तो आती थी, जीरो में तो नहीं आए थे, माइनस में तो नहीं थे, एक सेल्फ ज्ञान पहले से कुछ था कि नहीं था। अब इन बच्चों को क्या बनाना है, डॉक्टर। तो कॉलिजन थ्योरी कहती है कि जैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है वैसे ही बच्चे को डॉक्टर बनाना है। आपको डॉक्टर नहीं बनाना है, आपको बस उसे उस लम्हे तक पहुंचाना है जिस दिन वो रिजल्ट देखने की हिम्मत कर पाए। अरे हेलो, आपको तो बस उस काबिल बनाना है कि आप पेपर ढंग से दे, रिजल्ट देख पाए, डॉक्टर तो अपने आप बन जाओगे। अरे यस और नो। ये जो आपके सामने बनाया है इसे कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं,
सरल भाषा में कॉलिजन थ्योरी कहती है अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो मॉलिक्यूल को आपस में टकराना पड़ेगा, लेकिन हर टक्कर प्रोडक्ट बनने वाला केवल वही टक्कर प्रोडक्ट बना पाए जो इफेक्टिव कॉलिजन कर पाए। इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए उसको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़े। रिएक्टेंट के पास पहले से उतनी एनर्जी नहीं है, जितने का गैप है उतनी एनर्जी दे दो। एनर्जी दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। अरे डन डन। एनर्जी बैरियर, एनर्जी का हर्डल, एनर्जी की समस्या, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसे मिलेगी, मिलेगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो डन। आइए समझते हैं ये क्या लिखा मैंने, पोटेंशियल। चलेगा। यहां पे पहले कौन था? रिएक्टेड। यहां पे कौन है? जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे अनस्टेबल है, उसका क्या नाम है? एक्टिवेटेड। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी बैरियर लिख लो जैसा लिख रहा हूं। इसे हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसे मार्केट में कई नाम से जाना जाता है। इसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं, इसे हम पोटेंशियल डायग्राम भी कहते हैं। इसमें जो वाई एक्सिस है यहां लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी जो एक्स एक्सिस है यहां पे लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है ये वो कोऑर्डिनेट है जहां से आपको रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि रिएक्शन का जीवन कैसे बदला है। मतलब अगर यही ग्राफ मैं आपका बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, यहां आप थे बच्चे, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर यहां पे रिजल्ट वाला पल, और डन से क्या बन गए? डॉक्टर। तो इसे बोलूंगा स्टूडेंट लाइफ। ये वही वाली बात है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। लिखते चलो जैसा बोर्ड में लिखा है, छापा मार खेलो, कुछ नहीं करना, जस्ट सिम डिक्टो कॉपी करना है, सबसे आसान काम। ना समझ में आए तो डिजाइन बनाइए, सी ओ के बाद ऐसे 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 ऐसे, बस लिख लीजिए। ये जो ग्राफ है इसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं, और इसे हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट जैसे शब्दों से भी पुकारते हैं। ये एक रिएक्शन के जीवन का ढांचा है जो कॉलिजन थ्योरी हमें समझाती है। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे चट्टान का एग्जांपल लिया, उन्होंने एक रिएक्शन के जीवन को इस ग्राफ में समझाया, बिल्कुल सेम है। उन्होंने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए सही मायने में प्रोडक्ट नहीं बनना होता है, केवल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना होता है। और जब जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जब जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तब तब रिएक्टेंट अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। उन्होंने कहा अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, ये यहां पे रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की जो प्रारंभिक एनर्जी है उसे हम बोल देते हैं एचआर। मैं सारी बातें नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, अभी स्लाइड बैक करूंगा, रुकना। सबसे पहला शब्द हम सब के सामने आया, एचआर। एचआर का मतलब होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या मतलब होगा? रुको रुको रुको, क्या आप सबने थर्मो का नाम सुना है? क्या आपने थर्मो में इंथैल्पी का नाम सुना है? जैसे आप तो एक काम करो ना, एनर्जी को ही हम क्या बोल रहे हैं? इंथैल्पी। बस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, राइट? अरे हेलो, जैसे अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से मिलोगे तो उसकी भाषा में थोड़ा मेडिकल वर्ड होंगे, है ना? एक नॉर्मल बंदा होगा तो वो अलग तरीके से बोलेगा, बस भाषा हो जाती है फर्क। तो वही वाली बात है कि मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, ठीक, इसमें जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो एक बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा हो एनर्जी बोलेगा, हम इसे क्या बोल रहे हैं? इंथैल्पी। और उसी प्रकार से यहां पे हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, चलेगा? इसे मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे देता हूं। इमेजिन करते हैं ये जो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 25, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 50, और ऊपर वाले की वैल्यू मान लेते हैं 100। ऐसे ही रैंडम सी वैल्यू माना, और इसका वैल्यू हमने कितना माना? 100। ठीक है बेटा, पहला सवाल बताओ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है कि रिएक्टेंट की? बताओ, प्रोडक्ट नीचे है कि रिएक्टेंट? बताओ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है कि रिएक्टेंट की? बताओ, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट?
बताओ एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी होती है कि एनर्जी ज्यादा से? तो बताओ एनर्जी किसकी कम है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट? जवाब दो ना यार, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? रिएक्टेंट की इंथैल्पी कितनी है, प्रोडक्ट की कितनी है, डिफरेंस कितने का? 25 एक्स्ट्रा है कि 25 कम है? पहले रिएक्टेंट के पास कितना था और अभी कितना है? ये कुछ ऐसा है कि बच्चे के पास पहले 50 रुपए थे, अब 25 हैं, तो 25 कहां चले गए? खर्च हो गए। ये बोलो ना एग्जैक्टली exactly। तो पहले कितनी एनर्जी थी? 50, अभी कितनी है? कितना खर्च हो गया? खर्च हो गया मतलब चला गया, खर्च हो गया मतलब, और अगर चला गया तो एग्जिट हो गया, और एग्जिट है मतलब ये एक्सोथर्मिक है। कौन है? क्या आप सबने सुना है दुनिया में दो प्रकार की रिएक्शन है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडो। एक है एक्सो का मतलब एग्जिट मतलब बाहर, एंडो का मतलब दो दो, एंडो का मतलब एंडो, दो दो। ठीक है बेटा, जब एनर्जी दोगे, जब एनर्जी, तो क्या बोलोगे? एक्सो, एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, जब एनर्जी निकले उसे क्या बोलोगे? तो मुझे बताओ आज एनर्जी का खर्चा हुआ है कि गेन हुआ है? पहले बच्चे के पास 50 रुपए थे, 25 है, तो 25 का क्या हुआ? अगर समझदार हो तो मुझे बताना, मैं ग्राफ अगर ऐसे बना देता, सुनो ना यार, अगर ऐसे बना देता और ये एनर्जी है 50, ये एनर्जी है 75, तो बोलो इसके पास पैसे ज्यादा है कि कम है? तो पैसे बढ़े हैं कि घटे हैं? तो किसी ने दिए होंगे तब ना बढ़े हैं। जेब में उसकी जादू तो था नहीं कि 50 अपने आप 75 हो रहा है। अरे यस और नो? ये एंडो है कि एक्सो? और पहला वाला ग्राफ, एक नियम बना लो, प्रोडक्ट होगा नीचे तो एक्सो, बोलो, प्रोडक्ट होगा ऊपर तो ऊपर, नीचे, रिएक्टेंट ऊपर। अब ना बोल पाएंगे है ना? अरे रिएक्टेंट ऊपर तो प्रोडक्ट नीचे ना भाई। ठीक है, रिएक्टेंट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे। अपने दिमाग को फास्ट प्रोसेसिंग की आदत डालनी पड़ेगी, ये नीट डिमांड करता है। ठीक है ना? हमें सोचना नहीं है, आईटी एडवांस वाले सोचते हैं ये करेंगे, अपने को रिस्पॉन्ड करना होता है तुरंत। समझ पा रहे हैं क्या? थिंकिंग के साथ साथ ये सब इसलिए जरूरी है, फटाफट माइंड चलता रहे। फिलहाल ये लिख लिया क्या? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो ग्राफ है उसके नीचे रिएक्शन लिखना, और फिर पॉइंट बना के लिखते चलना है ना। फर्स्ट पॉइंट ऐसे में गोला बना रहा हूं, सेकंड पॉइंट, जो जो लिखा आपको भी लिखना है, 25 50 100 सब लिखना ग्राफ में, करते रहिए एडिट। ठीक है, तो अभी हमारे सामने एक शब्द आ चुका है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एचआर। एक शब्द और बोल देता हूं, एचपी, यानी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, ये अभी मत लिखना, ये एक साथ लिख लेना लास्ट में, ये अभी मत लिखना प्लीज, ये अभी मत लिखना प्लीज, ये लिखना अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है, उसे क्या बनाना है? तो सच में प्रोडक्ट बनाना है कि ऊपर तक जाना? तो ऐसे बैठा रहेगा, ऊपर चला जाऊं, चला जाएगा क्या? उसे क्या चाहिए, कितनी और चाहिए है? कितनी और चाहिए बेटा? वो बच्चा 50 रुपए लेके बैठा है, बोले मुझे जाना है 5 स्टार होटल में, कितना पैसा और चाहिए? वैसे उसमें भी काम नहीं चलेगा। ठीक, मान लो उसे कितना रुपए और चाहिए, अरे मान लो यार, और चाहिए, क्या बोला मैंने? क्या बनाने के लिए? अच्छा, मतलब 50 मिल जाए तो एक्टिवेट हो जाएगा, 50 मिल जाए तो, और इसी एनर्जी का नाम रखा गया एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम रखा गया? लिख लो, इसको हम बोलेंगे ई ए। क्या बोलेंगे? ई ए बोले तो एक्टिवेशन। अभी केवल ग्राफ बनाना, ये मत लिखना प्लीज। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। चलो आ जाओ, ऐसे समझते हैं। हमारा कट ऑफ गया 500 मान लो, बच्चे का है 300 मान लो, और कितना चाहिए? और चाहिए ई ए, और चाहिए, बच्चे को कुल कितना चाहिए सिलेक्शन के लिए? तो कुल कितना चाहिए? यहां कितना, यहां कितना? अच्छा, बच्चे के अगर 550 आ गए तो पाप हो जाएगा क्या? 700 आ गए तो, 720 आ गए तो,
हो ही ना पाएगा सर, खैर मान लो 700 आ गए तो अरे मान लो, अगर 700 आ गए तो पाप है कि ठीक है? मतलब मिनिमम कितना चाहिए? तो मिनिमम यहां कितना चाहिए? मिनिमम कितना चाहिए? क्या बोला सर ने? मिनिमम कितना? मिनिमम कितना? कितना और चाहिए नहीं बोला सर ने, मिनिमम और चाहिए 50। अरे बोलो ना यार, और चाहिए 200 अपने थ्योरी से, और चाहिए, दोनों बातें रिलेट कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? कुल कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए? 100। यानी मैं कहूंगा ये यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम है? अभी टी लिख लो, ग्राफ में बनाते चलना, नीचे से ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, इसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो टी है इसका हम नाम रख रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलेगा मेरे बच्चे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑलराइट। आओ जरा, ये जो ग्राफ है ये एक्सो का की एंडो का ग्राफ है, एक्सो का की एंडो का। अब लिखना इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके नीचे नीचे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लिया। ये जो ग्राफ बना है किसका बना है? एक्सो। चलेगा। एंडो का आप सवाल पूछूंगा, उसके पहले कितने बच्चे मुझे टी की वैल्यू बता देंगे? ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अरे एनर्जी को तो इंथैल्पी बोल रहा हूं यार, लगे थोड़ा साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। डन। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एक्सोथर्मिक के नीचे नेक्स्ट पॉइंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी, होल्ड नहीं ओल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे ऋतिक का एच साइलेंट है वैसे यहां पे भी साइलेंट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म, minimum required energy to form activated complex. Minimum required energy to form activated complex. Minimum required energy to form activated complex. Next point लिखना activation energy. Next point लिखना activation energy. नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक्टिवेशन एनर्जी। इसका सिंबल क्या है? ये। आपसे पूछता हूं एक्टिवेशन क्या बोलोगे? और कितना मिल जाए कि मिनिमम कितना होना चाहिए? लिखो मिनिमम एक्स्ट्रा, मिनिमम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, minimum extra required energy by reactant molecules to form activated complex, to form activated complex। चलेगा? चलो इधर आना जरा बोर्ड पे फिर से। आप सब जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जो होती है रिवर्सिबल। क्या आप सबने रिवर्सिबल का नाम सुना है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाती हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाती हैं? आ जाओ जरा बोर्ड पे, इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट इसे बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट से बना रिएक्टेंट इसे बोलते हैं बैकवर्ड। क्या बोलते हैं? ग्राफ में बना रहा हूं, बोर्ड में आओ। ये कौन है? ये कौन है? बोलो ना यार, ये कौन है? ये कौन है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। बोलो डन। फॉरवर्ड, मन में सोचो फॉरवर्ड
चलेगा। अब सुनिएगा, जब हम गए फॉरवर्ड, कहां गए? तो फॉरवर्ड में ये जो आपके सामने दिख रहा है ब्रेकर, क्या बोल रहा हूं मैं इसे? यानी ऐसा ही लग रहा है आप गाड़ी चला रहे, सोचो आप गाड़ी लेके यहां बैठे हो, सोचो सोचो, लो गाड़ी लेके बैठो, है ना, अब जा रहे हो आप, सामने एक ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर आते आप रफ्तार घटाते हो कि बढ़ाते हो? हाँ देख रहे, बढ़ाते हैं ना, गाड़ी खुदाते हैं, ऐसा है, इतनी रफ्तार घटाते हैं, बोलो हाँ या ना। अब इमेजिन करो आप हाईवे में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वहां आपको वो नकली वाले ब्रेकर होते हैं ना, वो इलूजर वाले होते हैं, जो देख के लगता ब्रेकर, अरे कुछ तो नहीं है, हाँ या ना। अच्छा मान लो आप कहीं गली मोहल्ले की सड़कों में जा रहे हो, बड़ा सा ब्रेकर बना था, मान लो, ऐसा होता है ना कई बार। तो जब बड़ा सा ब्रेकर है तो गाड़ी आप धीरे करते हैं कि तेज? कंफर्म। ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी। सोचो बेटा, गाड़ी लेके बैठो पहले, फिर सोच के बोलो। ब्रेकर है छोटा तो रफ्तार है कंफर्म? नहीं नहीं, ब्रेकर छोटा तो रफ्तार भी कम। ब्रेकर है छोटा तो आपको करना नहीं, आपकी क्या रफ्तार होगी वो बताना, ठीक? और ब्रेकर है बड़ा तो बोलो ना, डन। ऐसा सोचो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारे रास्ते का ब्रेकर है। उन्होंने बैरियर बोला, आप समझने के लिए ब्रेकर बोल लो। क्या बोल लो? थोड़ा सा समझदारी है तो मुझे बताना, इधर से इधर गए तो फॉरवर्ड, इधर से इधर गए तो क्या ये फॉरवर्ड का ब्रेकर है? क्या ये बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट होगा? बोलो ना यार, क्या ये रिएक्टेंट सुपर का ये बैकवर्ड होगा? फॉरवर्ड का ब्रेकर, बैकवर्ड का ब्रेकर, हाथ देखना हाथ देखना, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का चलेगा। इसे मैं कुछ ऐसे कह दूं, इसे कह दूं EAF, क्या कह दूं? पूरा क्या बोलोगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द। और अगर मैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ बना दूं ऐसा, इसे क्या बोलोगे? बोलो EAB, क्या बोलोगे? बोलो डन। ग्राफ पे बनाओ EAF और EAB। माइक्रो साइज का ग्राफ बनाया था क्या कुछ बच्चों ने? इतना बड़ा बनाया तो थोड़ा तो सोच के बनाते आप। हद करते हो, आधों ने ऐसे ग्राफ बनाए, देखो ऐसे। अब परेशान है कहाँ लाइन खींचे। क्या घर वालों ने एक ही कॉपी देके भेजा क्या? बेटा यही लौट के आना, दूसरी मत खरीदना। नहीं उसमें बोला होगा आधा खाली लेके आना, है ना? लिख लिया होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, फिर से आओ जरा लौटते हैं। अब अगर दुनिया में कोई है रिवर्सिबल रिएक्शन, कैसी है? तो एक होगा फॉरवर्ड, एक होगा EAF, एक होगा कंफर्टेबल। आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमें निकालना है डेल्टा H, क्या निकालना है? डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब एक ही कंसेप्ट बार बार बोल रहा हूं, हमेशा ये बोलूंगा, कभी तो सीखो यार। डेल्टा का मतलब चेंज का मतलब फाइनल माइनस, फाइनल रिएक्टेंट है कि फाइनल प्रोडक्ट है? तो फाइनल ये है और इनिशियल, क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा H बराबर होगा HP माइनस HR? बोलो चलेगा। आज HP है छोटा कि HR है छोटा? HR है, HR है। छोटा माइनस बड़ा, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या मैं कह दूं जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या मैं कह दूं उसका डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होगा? अरे बोलो ना यार। एक्सो हीट एग्जिट, एक्सो हीट जो होगा एक्सोथर्मिक, उसका डेल्टा H होगा। बोलो डन। लॉजिक लगाओ, डेल्टा H है पॉजिटिव तो उल्टा कर लो ना यार, डेल्टा H है नेगेटिव तो डेल्टा H है पॉजिटिव तो डन। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए जरा। क्या आप सभी बच्चे मुझे बता सकते हो इस ग्राफ में डेल्टा H कहां होगा? कहां होगा? मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का यार। अरे रटी रटी बातें कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं इस ग्राफ में आपके सामने मैं लाइन बना रहा हूं, इधर देखो। अभी आपके सामने एक सफेद है, रुको एक और बना देता हूं। रंग दिखता है बच्चों सबको? एक है सफेद और एक है हरी। हरी वाली देख लो, दिख रहा है? हरी वाली कौन है? ये ठीक है बेटा। और एक मैंने बनाया लाल, लाल दिख रहा है क्या? एक है पीला, एक है सफेद, एक हरा, एक लाल, हाँ या ना? बोलो लाल वाली कौन है? डेल्टा H। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप बोलो
कौन होगा? डन डन। बोर्ड पे आना जरा, बोर्ड पे। एक है सफेद और एक है क्या लाल वाली लाइन समझ में आई? कितने बच्चे हरी और सफेद से लाल बना लेंगे? बना लोगे? क्या हरी प्लस सफेद बराबर लाल? लाल प्लस सफेद बराबर हरी? वाह रे लाला, नहीं समझ पा रहे हो? जोड़ना है यार, क्या कर रहे हो? सुन ही नहीं रहे हो बेटा। लाल प्लस सफेद इज इक्वल टू हरा। डन। अगला सवाल, हरा माइनस सफेद। वेरी टैलेंटेड है ना? हरा माइनस सफेद इज इक्वल टू, अब थोड़ा टेक्निकल बोलना है, ई ए माइनस ई ए बराबर, यही तो बुलवाना चाह रहा हूं। अरे डन। ये ग्राफ पहले डेल्टा एच बनाओ, ग्राफ में डेल्टा एच बनाओ। ग्राफ में डेल्टा एच बना लिया। अब दिमाग में सेव करते चलो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप डेल्टा एच। ठीक है, आ जाओ। अभी आपने क्या फॉर्मूला बोला था? हरा माइनस सफेद कि सफेद माइनस हरा? आधी जनता भूल गई। आओ बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। ई ए बी माइनस ई ए एफ, यही बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। ई ए बी बड़ा है कि छोटा? और ई ए एफ बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव है? लेकिन ये तो एक्सोथर्मिक है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। अरे लाला, तो मत करो ना ऐसे, कर दो ना ऐसे, ई ए एफ माइनस ई ए बी। नहीं समझे? रटो नहीं, समझो नहीं फॉर्मूला क्यों बना। ये सफेद वाली लाइन कौन है? ई ए। हरी वाली कौन है? ई ए। हरा माइनस सफेद करते तो लाइन की लंबाई तो वही मिलती, लेकिन मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना था जिसमें मुझे आंसर साइन के साथ मिले। साइन के, एक्सो है तो ऑटोमेटिक माइनस मिले, एंडो है तो ऑटोमेटिक प्लस मिले। अरे हेलो, वरना बाद में साइन लगाना पड़ेगा, दिक्कत आएगी ना यार। तो हमने क्या किया, डेल्टा एच का फॉर्मूला ई ए बी माइनस ई एफ ना बनाया, क्या बनाया? ई एफ माइनस ई बी। इसका फायदा क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? इसमें जो डेल्टा एच आएगा, बताओ वो साइन के साथ आएगा विदाउट साइन? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, साइन के साथ। सर साइन ये सिग्नेचर करता है क्या? ये कौन से साइन की बात हो रही है? थर्मोडायनेमिक्स में कुछ साइन कमीशन सुना होगा ना, वो माइनस प्लस वाला। अब नियम बना लो, ये जो फॉर्मूला है इसमें डेल्टा एच होगा साइन के साथ, यानी बच्चा ये सोचे कि इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो साइन के साथ ही रखूंगा। सवाल कैसे बनते हैं अभी बताता हूं। उसके पहले तो मैंने आपको समझाया कि कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्शन होने के लिए हर मॉलिक्यूल्स को टकराना पड़ेगा, लेकिन हर टक्कर से प्रोडक्ट बनने वाला, उसे इफेक्टिव कोलिजन होना। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो बैरियर क्रॉस करना। नंबर 1 बैरियर है, नंबर 2 है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब दिशा, डायरेक्शन, राइट? एनर्जी बैरियर का सिंपल सा मतलब है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है, उसे एनर्जी दे दो, दे दोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा। जिनको जिनको एनर्जी मिलती है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिनको नहीं मिलती वो प्रोडक्ट नहीं बनते। दैट्स इट। बोलो डन। और कुछ बहुत सारे शब्द आ गए, एच आर, एच पी, ई एफ, ई बी, डेल्टा एच, फॉरवर्ड, थ्रेशोल्ड, है ना? अरे चलेगा। एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछ लूं क्या? उसके पहले मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारे शब्द लिखे, आपको लिखना नहीं बस बताना है आपको, ठीक है? लिख लिया बच्चे? ग्राफ बना लिया? आओ सभी बच्चे, क्या आप एचआर का मतलब बता पाओगे? लिखना नहीं है, इंथैल्पी ऑफ, एचपी इंथैल्पी ऑफ, ई एक्टिवेशन, टी थ्रेशोल्ड। अब बताओ ई एफ बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ई ए बी बोलो, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। एच का मतलब होता है एंथैल्पी, एच का मतलब होता है एंथैल्पी, डेल्टा का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी। डन। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चिया हो जरा। ब्रेकर होगा छोटा, क्या बोला सर ने? ये बोले तो ब्रेकर, ये बोले तो ब्रेकर है छोटा, ये है छोटा, ब्रेकर है बड़ा। डन। ब्रेकर होगा छोटा, रफ्तार होगी, फील करके बोलो यार, ब्रेकर है, रफ्तार होगी
ब्रेकर है बड़ा तो छोटा, बड़ा, बड़ा, छोटा, बड़ा, उल्टा चल रहा, सीधा चल रहा। ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी कंफर्म ना, छोटा ज्यादा, छोटा, ये डायरेक्टली इनवर्सली। क्या आप दुनिया को बताना चाहते हो आर ओ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकर? सर ये ब्रेकर है एक्टिवेशन एनर्जी। अरे अपनी लोकल भाषा में ब्रेकर है, चलेगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, आर ओ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए। आर ओ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए। चलो प्यारे बच्चों, क्या आप सब रेट लॉ पढ़ के आए हो? इधर रफ कर रहा हूं, देखना देखना देखना, देखो 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 देखो। आर बराबर के, क्या बोला सर ने? यहां देखना, के कहां लिखा मैंने, दिख रहा है ना? मन की आंखों से देख लो। आर बराबर, चला गया क्या? आर बराबर के, ठीक है। इधर देखना, इंटू ए की पावर एन मान लो वन मान लिया, ठीक है, मान लो, ठीक है। और एक दूसरी ये रिएक्शन है, ए से बना भी मान लो, एक रिएक्शन है ई से बना एफ मान लो। अब इसका मैं लिख रहा हूं आर से बना के इंटू ई की पावर वन मान लो, दोनों का कंसंट्रेशन है सेम मान लो, लेकिन इसकी रफ्तार है ज्यादा मान लो। कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन था, लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्योंकि अरे ये सेम था लाला, तो ये क्यों बड़ा होगा? जब ये बड़ा होगा तब ना बड़ा होगा। तो बोलो ना सर, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब कंसंट्रेशन होगा कांस्टेंट, रेट प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना यार, रेट कांस्टेंट होगा तो रेट होगा ज्यादा तो रफ्तार होगा, रफ्तार होगा ज्यादा तो ब्रेकर होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का समझे? रुको रुको रुको, अभी समझते हैं। ये क्या लिखा सर ने? रफ्तार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ब्रेकर कहां लिखा है? ब्रेकर ही तो है। अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि जो रफ्तार होता है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली इनवर्सली, ये डायरेक्टली, ये इनवर्सली, यानी मैं कह दूं ये इनवर्सली। बोलो डन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये वही वाला तो सवाल है, कौन सा? लल्लू बड़ा है बबलू से, बबलू बड़ा है चुन्नू से, तो बोलो सबसे बड़ा कौन? ऐसे सवाल किए होंगे ना आपने बचपन में, नहीं किए क्या ऐसे सवाल? एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आजकल स्कूल में पढ़ाया जाता है, पता नहीं आप लोगों के टाइम पे था कि नहीं। आजकल से सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, बच्चों को वही पढ़ाते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंस पढ़ने के लिए सोचना आना चाहिए बस, लॉजिकल थिंकिंग है, साइंस मजेदार है। हेलो, आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आपसे कह दूं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए? यहां तक कोई समस्या? एक आखिरी पॉइंट लेके क्लास खत्म कर रहा हूं, ठीक है? रुकना जरा। अगर रफ्तार है ज्यादा तो ब्रेकर है, शानदार, ब्रेकर है बड़ा तो रफ्तार है, चलेगा। एक सवाल दे दूं क्या? लिखो फिर एक सवाल, देखते हैं किससे बनता है। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, ए से बनना बी, फिर लिख लो बी से बनना सी, सी से बनना डी, कॉमा करके लिखा था ये बराबर ये बोलते तो एक्टिवेशन, तो एनर्जी है तो यूनिट न्यूटन होगी क्या? जूल किलो जूल है ना? ये बराबर 50 किलो जूल पर मोल, ये बराबर 70 किलो जूल पर मोल, ये बराबर 90 किलो जूल पर मोल। और उन्होंने हमसे पूछे हैं कुछ एक सवाल। ये सप्ताह केमिकल काइनेटिक्स के नाम, इस सप्ताह में हम केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करेंगे। इस सप्ताह में हम मॉड्यूल के एक सवाल को लगाएंगे। इस सप्ताह में हम ईएलपी भी कंप्लीट करेंगे। इस सप्ताह में हम एनसीईआरटी भी कंप्लीट करेंगे। इस सप्ताह में हम एग्जाम्पलर भी करेंगे। हेलो, ये सप्ताह केमिकल काइनेटिक्स के, ये सप्ताह केमिकल काइनेटिक्स को निचोड़ने का सप्ताह है। इसमें मेहनत करनी है, यहीं पे आपका चैप्टर अब ये तैयार होगा। अब चैप्टर तैयार होने के मोड पे आ चुका है। इज दिस क्लियर? यू हैव टू गिव एफर्ट, यू हैव टू गिव सम इनपुट, अपने आप चीजें होंगी। लेकिन अब पहला सवाल, विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट?
आपको बताना है इसमें से कौन सबसे तेज है। विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट? बोलो इनमें सबसे तेज कौन है? सबसे छोटा ब्रेकर किसका? हाँ, नंबरिंग कर देता हूं। लो, मैंने नंबरिंग नहीं किया। 1 2 3। विच इज द फास्टेस्ट वन? परफेक्ट। अगला सवाल लिखो। विच इज आरडीएस? आरडीएस याद है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द स्लोवेस्ट वन, हाँ या ना? बोलो सबसे धीमा कौन है? शानदार। लिखो अगला सवाल। बोलूं which reaction is having minimum rate constant? Which reaction is having minimum rate constant? सबसे कम रेट कांस्टेंट किसका होगा? लॉजिक क्लियर है? फील चाहिए मुझे। वो फॉर्मूला देख के मत करना प्लीज। फॉर्मूले याद रहेंगे अंत तक। याद रखना, मेरी बात याद आएगी। मैं जो चीज सिखाऊंगा वो मई तक याद आएगा। ये शब्द, ये डायलॉग, ये लाइनें, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी, बोलो इसलिए बार बार कह रहा हूं। सर ने क्या बोला? ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी। बोलो ना यार। रफ्तार है ज्यादा तो रेट कांस्टेंट है। रफ्तार है ज्यादा तो रेट कांस्टेंट है। कंफर्म? सर ने ज्यादा पूछा कि मिनिमम पूछा? रेट कांस्टेंट कम तो रफ्तार भी। बोलो बोलो, रेट कांस्टेंट तो रफ्तार भी। रफ्तार है कम तो ब्रेकर है। गाड़ी नहीं चलाए कभी क्या? एक बार सोचो ना, गाड़ी में बैठे हो, ब्रेकर आ रहा है यार, फील आ जाएगा तुरंत, हाँ या ना? अब वही वाले कोई बोले गाड़ी, व्हाट इज दिस गाड़ी, फिर वो कैसे समझेगा? थोड़ा फील करो ना, हाँ या ना? सर ने क्या बोला? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कम तो रफ्तार भी। रफ्तार है कम मतलब ब्रेकर है, मतलब ये है। सबसे बड़ा ये कौन है? आंसर विल बी। बोलो डन। ये सिलसिला सवालों का जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एक बात और, इस वीक में शायद 3 दिन खाली क्लासेस जारी हैं, तो वी हैव सम सॉल्यूशन। हो सकता है कि मैं उसी समय और भी क्लासेस लूं, डिस्कशन रखूं, एनसीईआरटी सबका डिस्कशन। मजा बस तब आएगा जब बच्चा मेहनत करने वाला मिल जाए। बच्चा मेहनत करने वाला नहीं मिलेगा तो मैं जो सोच रहा हूं वो कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड बिलीव मी, इतना खाना नहीं दिया जाता कि अपच हो जाए। अगर आप उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, पचा पाएंगे, तो ही कंटेंट दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे? वरना सवाल प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, मॉड्यूल ये सब लगाना पड़ेगा। हेलो, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।